ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सिविल सेवाएं शासन की रीढ़ हैं और देश में सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में दिल्ली के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हरित ऊर्जा से संबंधित नियम देश में वर्ष 2030 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से उत्सर्जन 45% तक कम करने की दिशा में प्रमुख कदम है। दलहन और मोटे अनाजों की बुआई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है। देश से कृषि और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों की सहायता के लिए 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं हिमांशु कांडपाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सिविल सेवाएं शासन की रीढ़ हैं और देश में सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज पुस्तक विमोचन के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश का शासन मॉडल पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटलीकरण, नवाचार और उद्यमिता पर आधारित है। श्री धनखड़ ने कहा कि समूचा विश्व इस अचंभे की दृष्टि से देख रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के सफल कार्यान्वयन की वजह से कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण संभव हुआ है। इससे हाशिए पर रहने वाले नागरिकों तथा अन्य लोगों तक आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सिविल सेवा अधिकारियों से गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में दिल्ली के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बार दिल्ली के छात्रों का 12वीं कक्षा में परिणाम 91.59% और 10वीं कक्षा में 85.84% रहा। दिल्ली सरकार के 118 स्कूलों ने कक्षा 12वीं में 100% परिणाम दर्ज किया है। वहीं 10वीं की परीक्षाओं में भी सरकार के 124 स्कूलों ने 100% प्रदर्शन किया है। छात्रों के बेहतर प्रदर्शन पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने उन्हें और उनके माता पिता को बधाई दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एक बार फिर दिल्ली सरकार के स्कूलों ने साबित कर दिया है कि वे देश भर में अव्वल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति अध्यापकों और छात्रों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा निदेशालय के इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों के 2 लाख से अधिक छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 72% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर छात्र को गुणवत्तात्मक शिक्षा दे रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने वाले छात्रों से कहा है कि वे निराश होने की बजाय कड़ी मेहनत करें और अपना परिणाम सुधारने का प्रयास करें। इस वर्ष दिल्ली सरकार के स्कूलों के 2,27,000 से अधिक छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 2,07,919 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में दिल्ली सरकार के स्कूलों के खराब प्रदर्शन को लेकर सरकार की आलोचना की है। श्री बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली में छात्रों के खराब नतीजों के बावजूद शिक्षा मंत्री आतिशी अपनी झूठी प्रशंसा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा में दिल्ली का स्थान कुल 11 क्षेत्रों से चौथे स्थान पर और कक्षा 10वीं का परिणाम कुल 16 क्षेत्रों में से 13वें स्थान पर रहा। श्री बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करने का दावा करती है, लेकिन इन नतीजों से सरकार के दावों की पोल खुल गई है। सीबीएसई परीक्षाओं में दिल्ली के खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं में सरकार के स्कूलों के परिणामों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि गिरावट सरकार के शिक्षा मॉडल के दावे की पोल खोलती है। चौधरी अनिल कुमार का दावा है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12वीं कक्षा के परिणामों में 5% की गिरावट हुई है। चौधरी कुमार का कहना है कि सरकार के स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण छात्रों को गुणवत्तात्मक शिक्षा नहीं मिल पा रही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली जिले की पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 8 वर्ष के एक बच्चे को उसके परिवार से वापस मिलाया है। पुलिस ने बताया कि चितरंजन पार्क क्षेत्र में पुलिस टीम को लापता हालत में ये बच्चा मिला था, जिसका मेडिकल करवाने और माता पिता की काफी खोजबीन के बाद उन्हें बच्चा सौंप दिया है। पुलिस विभाग ने मानवता की सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस टीम को पुरस्कृत किया है। ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज नई दिल्ली में हरित ऊर्जा नियमों से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता की। हरित ऊर्जा से संबंधित ये नियम देश के वर्ष 2030 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से उत्सर्जन 45% तक कम करने की दिशा में प्रमुख कदम है। श्री सिंह ने उद्योग प्रमुखों से हरित ऊर्जा लक्ष्य तय करने और हरित ऊर्जा नियमों के प्रावधानों का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे हरित ऊर्जा की दरें तर्कसंगत बनेंगी तथा पर्यावरण को सतत बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। हरित ऊर्जा नियमों की अधिसूचना हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, कचरे से ऊर्जा बनाने तथा ऊर्जा की खरीद और खपत के लिए की गई है। इन नियमों के अंतर्गत उपभोक्ता ऊर्जा वितरण कंपनियों से हरित ऊर्जा आपूर्ति की मांग कर सकते हैं। ये कंपनियां उपभोक्ताओं के लिए हरित ऊर्जा की खरीद और आपूर्ति के लिए जवाबदेह होंगी। द्वारका जिले की पुलिस ने एक विशेष छापेमारी अभियान के अंतर्गत नारकोटिक्स ड्रग की आपूर्ति करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 650 ग्राम उच्च गुणवत्ता की हेरोइन और 1.25 किलोग्राम से अधिक मात्रा में भांग बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस विभाग ने बताया कि पुलिस टीम ने द्वारका क्षेत्र में कई घंटों तक 6 स्थानों पर छापेमारी कर ड्रग वितरकों को पकड़ा है। पुलिस ने हेरोइन के वितरण में उपयोग की जा रही एक स्कूटी भी जब्त की है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सिविल सेवाएं शासन की रीढ़ हैं और देश में सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में दिल्ली के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि हरित ऊर्जा से संबंधित नियम देश में वर्ष 2030 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से उत्सर्जन 45% तक कम करने की दिशा में प्रमुख कदम है। दलहन और मोटे अनाजों के बुआई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है। देश से कृषि और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों की सहायता के लिए 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दलहन और मोटे अनाजों के बुआई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ग्रीष्मकालीन फसलों के बुआई क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। दलहन का फसल क्षेत्र 19,61,000 हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष ये 18 लाख हेक्टेयर था। मोटे अनाज का फसल क्षेत्र भी 11,30,000 हेक्टेयर से बढ़कर 11,73,000 हेक्टेयर हो गया है। दूसरी ओर धान के बुआई क्षेत्र में कमी आई है और यह 29,80,000 हेक्टेयर से घटकर 27,89,000 हेक्टेयर हो गया है। गर्मी के दौरान बोई जाने वाली अन्य फसलों के बुआई क्षेत्र में भी मामूली कमी आई है और यह 69,20,000 हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 70 लाख हेक्टेयर था। देश से कृषि और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और इसने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। श्री तोमर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान ने भागीदारी की। भारत की अध्यक्षता में संगठन के सदस्य देशों ने स्मार्ट कृषि परियोजना को मंजूरी दी। श्री तोमर ने कहा कि भारत कृषि क्षेत्र में विश्व में सबसे अधिक रोजगार देने वाला देश है, जहां आधी से अधिक जनसंख्या कृषि और सहयोगी क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि किसानों का हित और कृषि क्षेत्र का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हज यात्रियों की सहायता के लिए चयनित 468 कर्मियों के 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इन कर्मियों को इस वर्ष हज पर जाने वाले 1.25 लाख यात्रियों को चिकित्सा और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि इस वर्ष 4,300 से अधिक महिलाएं महरम के बगैर हज यात्रा पर जाएंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों की हज यात्रा की लागत को कम करने पर ध्यान दे रही है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि पहली बार हज यात्रियों को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से फॉरेक्स कार्ड दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्रीमती स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों और उनकी सहायता के प्रयोजन से चयनित कर्मियों के लिए हज गाइड भी जारी की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परस्पर सहयोग पर बल दिया है। डॉक्टर मांडविया ने आज जापान के नागासाकी में G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए सदस्य देशों को मौजूदा चुनौतियों के प्रति आगाह किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी कदमों को एकजुट किए जाने की जरूरत है। उन्होंने महामारी के कारण उत्पन्न अनेक चुनौतियों के बीच डिजिटल समाधानों की भूमिका तथा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया, जिससे स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में निरंतरता बनी रहे। देश में कल 1,223 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2,720 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इस समय देश में 16,000 से अधिक कोविड संक्रमितों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.78% है। अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP योजना के अंतर्गत देश भर में अब तक 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 785 आउटलेट्स के साथ 728 स्टेशनों को जोड़ा गया है। रेल मंत्रालय ने सरकार के वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने और समाज के वंचित वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष मार्च में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर इन आउटलेट्स पर स्थानीय उत्पादों को बेचा जाता है। इन स्टॉलों को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के माध्यम से डिजाइन किया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल अप्रैल में घटकर 4.7% पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में मुद्रास्फीति 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक मार्च के 4.79% के मुकाबले गिरकर 3.84% हो गया। राजधानी में आज दिन भर मौसम सामान्य बना रहा। दोपहर के समय हल्की गर्मी महसूस की गई। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहते हुए 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहते हुए 22 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना व्यक्त की गई है। कल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सिविल सेवाएं शासन की रीढ़ हैं और देश में सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में दिल्ली के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हरित ऊर्जा से संबंधित नियम देश में वर्ष 2030 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से उत्सर्जन 45% तक कम करने की दिशा में प्रमुख कदम है। दलहन और मोटे अनाजों के बुआई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है। देश से कृषि और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों की सहायता के लिए 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।